दिन ढल शाम में बदल गया था और आज की शाम तो शेखर और मौली के नाम थी। शाम के संगीत की तैयारियों का सिलसिला खत्म हो अब पूरा होटल रंगीन लाइट से जगमगाया हुआ था। मेहमान आने शुरू हो चुके थे। वहां का लोकगीत अभी लोगों के कानों में घुल उन्हें आनंद महसूस करा रहा था। चारों ओर संगीत ही घुला हुआ था। सामने रोशनी से जगमगाता स्टेज और उसके सामने लगी आरामदायक कुर्सियां, जहां बैठ लोग संगीत का लुत्फ उठा रहे थे। दादा सा, दादी सा, भूमि जी, अखिलेश जी, नकुल, अनुष्का और अधिराज सब वहां मौजूद थे। नीले रंग की साड़ी में दादी सा, भूमि जी और अनुष्का बहुत अच्छी लग रही थी। वहीं दादा सा, अखिलेश जी, नकुल और अधिराज ने ब्लू कलर का 3 पीस पहना हुआ था, जिसमें वो सभी काफी जच रहे थे कि तब तक वहां भूषण जी, सुधा जी और उपासना जी भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने भी ब्लू थीम में ही 3 पीस सूट और साड़ी पहनी हुई थी। वहीं मैथिली भी अपने कमरे में तैयार होकर तृप्ति का हेयर स्टाइल बना रही थी कि तभी वहां शिप्रा, सोनल और वंदना भी पहुंच गए थे। नीले लहंगे में चांद तारों को अपने बालों में सजाए मैथिली बिल्कुल किसी परी से कम नहीं लग रही थी कि तभी शिप्रा हंसते हुए अंदर आते हुए कहती है, ओहो, आज ये 14वीं का चांद धरती पर कैसे उतर आया? तो कितनी प्यारी लग रही है मैथिली। सच में आज तो बहुत प्यारी लग रही है। सोनल भी मैथिली को यही कहती है और फिर दोनों मैथिली के गले लग जाती हैं। तो वो भी हंसते हुए कहती है, थैंक यू थैंक यू। लेकिन पहले ये बताओ कि अब अंकल की तबीयत कैसी है? अब ठीक है और अब तो डॉक्टर मुखर्जी का अपॉइंटमेंट भी मिल गया है और उन्होंने पापा की रिपोर्ट्स देखकर कहा है कि पापा की बीमारी आगे ना बढ़े और वो कुछ हद तक बेहतर हो जाएं। ये पॉसिबल हो सकता है। पापा को जल्दी उन्होंने मुंबई लाने के लिए कहा है। वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाए तो मिलन तुरंत उनको डॉक्टर मुखर्जी के पास ले जाने मुंबई निकल जाएगा। वंदना मैथिली से कहती है तो मैथिली उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, अब सब ठीक होगा। महादेव बहुत परीक्षा ले चुके तुम दोनों की। अब वो बस सब अच्छा करेंगे। अब कल ही सब परेशान थे और अचानक महादेव ने दादा साहब के जरिए हमें हमारी परेशानी का सॉल्यूशन दे दिया और ऐसे ही धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक हो ही जाएगा, पर पहले आज की बात करें। मिलन ने तेरे परफॉर्मेंस के लिए तुझे ऑल द बेस्ट कहा है और हमें सब समझा दिया है। अंगद सब अरेंजमेंट देख रहा है कि क्या किस तरह करना है। तो अभी भाई के संगीत पर फोकस करें, सोनल मैथिली से कहती है। लेकिन पहले आप सब ये भी तो बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। दी की तो तारीफ कर दी आप सब ने, पर मैं कैसी लग रही हूँ ये तो बताया ही नहीं। पीछे खड़ी तृप्ति बहुत मासूमियत से कहती है। तो सोनल हंसते हुए तृप्ति के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे हमारी तृप्ति बाई साहब तो सोन चिरैया है। अब सोन चिरैया तो हर पल ही प्यारी लगती है, तो क्या आज नहीं लगेगी? क्यों भाई, 100% खरी बात है ना हमारी कि सोन चिरैया एकदम चोखी लागे से। 100% साची बात से थारी बाई साहब। बाकी सब हंसते हुए एक साथ कहते हैं तो तृप्ति भी हंसने लगती है। पर अब सभी नीचे संगीत एरिया की ओर आने के लिए मैथिली के कमरे से निकल गए थे। सब बातें करते नीचे की ओर आ रहे थे। मैथिली और वंदना साथ थे, पर बाकी सब थोड़ा आगे निकल गए थे और वो दोनों थोड़ा पीछे थी। पर अब वो दोनों भी संगीत एरिया में आ गई थी। लेकिन वहां की पूरी डेकोरेशन और जो म्यूजिक के साथ खूबसूरत माहौल बना हुआ था, उसे वो दोनों ही देखती रह गई थी, जिसे देखते हुए ही वंदना मुस्कुराते हुए कहती है, वाह यार, क्या माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हों और अभी बस अप्सराएं यहाँ पहुंचने ही वाली हैं। म्यूजिक कितना प्यारा है। मैं तो आज पहली बार इतना शानदार संगीत अटेंड कर रही हूँ। तुझे कैसा लगा सब? वंदना मैथिली को देखते हुए कहती है तो वो तो कहीं और ही खोई थी, जिस पर वो भी उसी ओर देखती है जिस ओर मैथिली देख रही थी। लेकिन उसे देखते ही वंदना हंसने लगी थी, क्योंकि सामने अधिराज खड़ा था और मैथिली बस मुस्कुराते हुए उसी को एक टक देखते हुए उसी में खोई हुई थी। तो वंदना उसे कूहनी मारते हुए कहती है, वो स्वप्न सुंदरी, अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ। कितना घूरेगी उन्हें, किसी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और मैथिली तो वैसे ही अधिराज को देखते हुए कहती है, जो होगा देखा जाएगा यार। ये आज कितने हैंडसम लग रहे हैं। इन्हें कुछ तो सोचना चाहिए ना मेरे बारे में, कि इनको इतना हॉट बना देख मैं अपने दिल को कैसे संभालूंगी। ये तो रोज नए नए रंग दिखा रहे हैं और मैं रोज उनके प्यार में घायल होते जा रही हूँ।
लेकिन इनके अंदर क्या बुद्धि नहीं है? कल इस त्रिशा ने इतना बड़ा कांड किया, फिर भी उसे अपने साथ अपना हाथ पकड़े हा हा ही करने के लिए खड़ा किया हुआ है, और वो भी बेशर्म जैसी, जब देखो तब जोंक की तरह उनसे चिपकी रहती है। ढीठ है एक नंबर की। मैथिली उसी के बगल में अधिराज के हाथ में हाथ डाले खड़ी त्रिशा को देख चिढ़ते हुए कहती है, तो वंदना हंसते हुए कहती है, तो तू क्या चाहती है कि वो त्रिशा जी का हाथ छोड़ मैथिली जी का हाथ पकड़ ले और उन्हें अपनी मजबूत बाहों में भर अपने करीब कर ले? चुप चुप चुप, ऐसे मत बोल यार, मुझे पेट में कुछ अजीब अजीब होता है, मैथिली बहुत मासूमियत से कहती है। तो वंदना हंसने लगती है कि तभी अनाउंसमेंट होती है ब्राइड और ग्रूम के सबके बीच पहुंचने की। सामने से सफेद धुएं को चीरते हुए एक दूसरे का हाथ थामे शेखर और मौली वहां पहुंच गए थे। उनके आते ही स्पार्कल और कलर ब्लास्ट होने लगे थे। शेखर अपने 3 पीस सूट में खूब जच रहा था और मौली नीले लहंगे में इतनी प्यारी लग रही थी कि नजरें नहीं हट रही थी उससे। अपने मासूम से चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए वो सबका दिल जीत रही थी। उनके आने पर ऑर्केस्ट्रा पर एक रोमांटिक धुन बज रही थी। सभी की नजरें उन्हीं पर थी और अब वो भी सभी के बीच पहुंच गए थे। तो अब उनके आते ही सभी अपने अपने सोफों पर आकर बैठ जाते हैं और अब शुरू होने वाला था शेखर और मौली का संगीत, जिसमें पहले तो बाहर से आए कुछ ग्रुप परफॉर्म करते हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत समा बांध दिया था, जिसको सब एंजॉय कर रहे थे। और फिर उसके बाद फैमिली परफॉर्मेंस की बारी आती है, जिस पर सबसे पहले स्टेज पर थी दादीसा और भूमि जी, जो सबसे पहले स्टेज पर खड़े होकर शेखर और मौली की बलाएं लेती है और फिर अपनी परफॉर्मेंस शुरू करती है। अपनी बेटी और पोती के खास दिन पर एक माँ और दादी ने खूब समा बांधा था। दोनों परफॉर्मेंस के बाद हंसते हुए एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। तो वहीं मौली खुशी से उन्हें फ्लाइंग किस दे रही थी कि अब दोनों हंसते हुए ही स्टेज से नीचे आती हैं। तो मौली भागकर उनके पास जाकर उन्हें गले लगा लेती है। और अब दूसरा परफॉर्मेंस का नंबर था सुधा जी और उपासना जी का, जो स्टेज पर थे, जिनके लिए मैथिली पहले से ही सीटियां बजाने लगती हैं। तो माला काकी उसे घूरती हैं, जिन्हें देख अब वो और जोर जोर से सीटियां बजाने लगती है कि तभी उनका सॉन्ग प्ले होता है और दोनों साथ में परफॉर्म करने लगती हैं। उन्होंने भी अपने बेटे और बहू के लिए आज का दिन यादगार बना दिया था। उन दोनों की परफॉर्मेंस ने आज की शाम को और खूबसूरत बना दिया था। अपने बच्चों की खुशी के लिए आज दोनों दिल खोल कर नाची थी। दोनों ने बहुत खूबसूरत समा बांधा था, जिसके लिए खुशी से शेखर, भूषण जी और बाकी सब तालियां बजा रहे थे। और मौली उनके भी नीचे आने पर उनके गले लग जाती है और वो दोनों शेखर और मौली के सिर पर प्यार से हाथ फेर अब वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए थे। और अब की जो परफॉर्मेंस थी उसे देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैथिली थी, क्योंकि अब नकुल, त्रिशा और अधिराज साथ में परफॉर्म करने वाले थे, जिसके लिए वो अपने दिल को थाम बैठ गई थी। और वो तीनों स्टेज पर थे। जिसके बाद एक सॉन्ग प्ले होता है तो मौली और उसके सभी कजिन उनके लिए हूटिंग करने लगते हैं और फिर तीनों की परफॉर्मेंस शुरू होती है। और ये परफॉर्मेंस भी दमदार, जानदार और शानदार थी, जिसने वहां का पूरा माहौल एकदम रॉकिंग कर दिया था। तीनों ने क्या समा बांधा था वहां के पूरे माहौल को मानो क्लब में बदल दिया हो। तीनों की परफॉर्मेंस ने ऐसा कमाल किया था, पर पूरे वक्त मैथिली की नजरें तो सिर्फ अधिराज पर थी। क्या शानदार परफॉर्म किया था उसने। किया तीनों ने ही अच्छा था, पर मैथिली को तो सिर्फ अधिराज ही दिख रहा था और अब जो आगे होना था वो तो उसकी जान लेने के लिए काफी था। उन तीनों के परफॉर्म करते ही वहां जोरों से हूटिंग हो रही थी कि तभी एक होटल स्टाफ स्टेज पर एक चेयर रख गिटार और माइक अधिराज के हाथ में देकर वहां से चला जाता है। तो अधिराज मुस्कुराते हुए मौली को देखते हुए कहता है, वैसे ये गिटार हम सिर्फ तब उठाते हैं जब कुछ बहुत 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 खास हो, लेकिन आज तो हमारे पूरे परिवार के लिए सबसे खास दिन है, जब हमारे परिवार की लाडली अपने नए घर की लाडली बनने के सफर पर निकल रही है। तो हम उसे वही तोहफा देंगे जो उसे हमेशा हमसे लेना पसंद आता है। तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए मौली, दिस इज ओनली फॉर यू। इतना कह माइक वापस कर अधिराज चेयर पर बैठ जाता है। तो मौली जोर से चिल्लाते हुए उसे थैंक यू एंड लव यू कहती है। तो अधिराज हंसने लगता है। उसके आगे स्टैंड पर माइक आ गया था और फिर गुनगुनाते हुए वो गाने लगता है, जो बहुत कम या ना के बराबर ही गाता था, पर आज सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए गा रहा था। उसके गाने ने वहां के माहौल को बिल्कुल रुमानी कर दिया था।
उसकी आवाज मानो दिल को छू रही थी। और मैथिली, उसका तो क्या कहना, वो तो अधिराज के प्यार में वैसे ही पागल थी और आज तो वो दीवानी मस्तानी सब हो गई थी, क्योंकि उसकी आवाज का जादू कुछ ऐसा ही था। अधिराज को गाते सुन मैथिली अपनी आंखें तक नहीं झपका पाई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहाँ उसके और अधिराज के अलावा कोई हो ही ना। अधिराज गा रहा हो और एक सिर्फ वही उसे सुन रही हो। लेकिन अब जैसे ही नकुल के बाद त्रिशा उसके गले लग उसके गाने की तारीफ करती है तो मैथिली चिढ़ते हुए कहती है, ये इनको हर जगह चिपकना है, पता नहीं क्या परेशानी है। महादेव, क्यों क्यों? मैंने भी तो 16 सोमवार रखे हैं, तो आपने क्यों इन्हें मेरी किस्मत में नहीं लिखा? मैंने भी तो बिना कुछ खाए पिए उपवास किया था। अच्छा सॉरी, एक बार थोड़ा सा खा लिया था, पर क्या आप उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा दोगे? एक लड़का मुझे पसंद आया, वो भी आपने किसी और को दे दिया। क्या मैं ऐसा लड़का डिजर्व नहीं करती जिसके मैं भी ऐसे ही गले लग उसकी तारीफ करूं? महादेव, ये गलत है। मैथिली रूनी सी शक्ल बनाते हुए ऊपर की ओर देखकर बड़बड़ा रही थी तो वंदना हंसते हुए कहती है, देख ले मैथिली, ये खाने का शौक तेरे हाथ से अधिराज को ले गया। अगर तू अच्छे से पूरे 16 सोमवार उपवास करती तो आज क्या पता त्रिशा मैम की जगह तू वहाँ होती। लेकिन यहाँ उनके 16 सोमवार तुझ पर भारी पड़ गए और महादेव ने अपना भक्त त्रिशा मैम के 16 सोमवार के उपवास का फल बनाकर उन्हें सौंप दिया और तेरा भुक्कड़पन सिर्फ अफसोस 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 देता रह गया तुझे। अभी तो ना जाने ऐसे ही कितने अफसोस देखने बचे हैं तेरी जिंदगी में। वंदना के कहने पर मैथिली उसे खा जाने वाली नजर से देख रही थी और तभी अब 2 पल के लिए वहाँ बिल्कुल शांति थी। अंगद, शिप्रा, सोनल, तृप्ति, कुणाल और वो अपने साथ वंदना और मैथिली को भी वहां से ले गए थे। किनारे पर उनकी कुछ बात होती है और फिर अचानक सबसे पहले कुणाल शेखर के पीछे से आकर जोर से जोरू चिल्लाता है और फिर बाकी सब भी एक एक कर शेखर के पीछे आकर जोरू जोरू चिल्लाते हैं। तो शेखर हंसने लगता है कि तभी पीछे से भागकर आता एक हैंडसम मुंडा उनके सामने था, जिसे अचानक वहां देख शेखर भी हैरान था। चौंक तो मैथिली भी गई थी उसे देखकर।